प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में लेंगे भाग। अठारह जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रांची पहुंचा मतपेटी और अन्य निर्वाचन सामग्री। सभी सामग्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज आवंटन से जुड़े मामले की आज चुनाव आयोग में सुनवाई। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता रखेंगे अपना पक्ष। और पवित्र सावन महीना आज से शुरू। देवघर स्थित बाबा मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ धाम सहित राज्य भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री यायेर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा, जिसमें इजरायल के प्रधानमंत्री यायेर लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेंगे। ये सभी नेता समूह के रूप के अंतर्गत संभावित संयुक्त परियोजनाओं के साथ साथ दो साझा हित हैं, उनको लेकर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही जो अपने अपने क्षेत्र हैं, बाहरी क्षेत्र हैं, वहां पर किस तरह से व्यापार और निवेश के साथ साथ आर्थिक सहभागिता मजबूत हो पाएगी, इस पर भी बात होगी। ये परियोजनाएं आर्थिक सहयोग के लिए मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं और उद्यमियों के साथ जो श्रमिक हैं उनके लिए अवसर प्रदान करेंगी। I2U2 समूह गठित करने का विचार पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आया। इस समूह में शामिल हर देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श के लिए नियमित अंतराल पर शेरपा स्तर की बैठक आयोजित करते हैं। समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। I2U2 बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने के साथ साथ उद्योगों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन के उपाय ढूंढने, जन स्वास्थ्य में सुधार और उभरती महत्वपूर्ण हरित तकनीक के साथ विकास को बढ़ावा देना है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सदन में सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। आगामी संसद सत्र में विपक्ष कई मुद्दे उठा सकता है। ध्यान रहे कि एनडीए नेताओं ने मानसून सत्र से पहले आगे की रणनीति पर विचार के लिए 10 जुलाई को विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया था। संसद सत्र के पहले दिन 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव कराया जाएगा। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 20,139 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16,482 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटों में 16,482 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.49% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.37% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.10% दर्ज किया गया है।
इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 189 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 101 लोगों ने कोरोना को हराया है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 888 मामले शेष हैं और रिकवरी रेट घटकर 98.57% हो गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 199 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 199 करोड़ 27 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 13,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटी और अन्य निर्वाचन सामग्री कल देर शाम रांची पहुंचा। सभी सामग्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इससे पहले विशेष विमान से रांची पहुंचने पर चुनाव सामग्री को भारत निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम में ले जाया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बेंगलुरु में आयोजित राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके, इस दिशा में काम कर रही है। फर्टिलाइजर को इंडस्ट्रीज में ना चले जाए, उसके लिए उचित कदम भी उठाए, उचित कार्यवाही भी करे, समय समय पर चेकिंग भी करे। तो मैं मानता हूं कि अवश्य हमें किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने में बहुत फायदा होगा। और एक दूसरी ये भी बात आपके ध्यान में रखना चाहता हूं कि अभी एक डिसीजन हम करने जा रहे हैं। सारे देश में 2,40,000 फर्टिलाइजर आउटलेट है। फर्टिलाइजर कंपनी ये भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, क्योंकि सारा खर्च भारत सरकार देती है। यूरिया प्लांट, उसमें लगने वाला खर्च, उसके एम्प्लॉइज का खर्च, उसमें चाहिए गैस के बाद उसको वहां लॉजिस्टिक्स के साथ आपके यहां पहुंचाना और एजेंट को कमीशन देने तक का खर्च भारत सरकार बियर करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज आवंटन से जुड़े मामले की आज चुनाव आयोग में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष उनके अधिवक्ता रखेंगे। वहीं उनके छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले में कल होने वाली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा की शिकायत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग में सुनवाई हो रही है। 1 महीने तक चलने वाला पवित्र सावन महीना आज से शुरू हो गया है। श्रावण महीने के पहले दिन देश भर के शिवालयों में आज सवेरे से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सावन के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन का महीना शुरू होने के बाद सभी शिव मंदिरों में स्थापित जो शिवालय हैं उन्हें भव्य ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। अगले 1 महीने तक भगवान शिव की आराधना होगी। सुबह के समय श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पहुंचकर जल अभिषेक किया और ये बहुत पवित्र महीना और हम लगातार मानते हैं कि इस महीने के जो तमाम सोमवार होते हैं वो अपने आप में बेहद अहम होते हैं। कई लोग व्रत भी रखते हैं। बिल्कुल। और अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो ये हालांकि खासकर जो दृश्य आते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सड़क है आपके दिल्ली से लेकर के हरिद्वार तक, उसके दृश्य हमारे पास आते हैं। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज से शुरू हो गई है। पिछले 2 वर्ष कोविड महामारी के कारण यात्रा नहीं हो सकी थी। यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। ये कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तजनों को कांवड़िया कहते हैं। यात्रा के दौरान भोले के भक्त गंगा नदी के पवित्र जल को कांवड़ में भरकर लाते हैं और फिर लंबी यात्रा करते हुए इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं।
कोरोना महामारी के कारण 2 साल के बाद देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर सावन के पहले दिन सवेरे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सावन महीने में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बाबा बैजनाथ पर जलार्पण करते हैं। इतना कष्ट हुआ कि बोलिए मत, कहीं नहीं मिल पाए, मैंने पगला लेखन रूप हो गया था। इस बार इतना बढ़िया सुविधा है, लाइन से आ रहे हैं, लाइन से जल। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में शामिल होने और बाबा को जलार्पण करने के लिए कांवरियों का जत्था राज्य के विभिन्न जिलों से देवघर पहुंचने लगे हैं। रांची से भी कांवरिया विभिन्न ट्रेन, बस और यातायात के दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर देवघर पहुंचने लगे हैं। रांची से देवघर जाने वाले कांवरियों का उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। इनका मानना है कि वे पहली सोमवारी को देवघर में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। हम लोग सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं। ये ट्रेन है आपकी रांची भागलपुर, ये पहले भागलपुर जाएगी, वहां से हाफ एन आवर का रास्ता है। कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ के हम लोग सुल्तानगंज पहुंचेंगे और वहां से कांवर ले में जल हम लोग गंगा जल ले करके और बाबा बैजनाथ धाम की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। अप्रॉक्स हम लोग को 4 से 5 दिन लगेगा, तो हम लोग को मैनेज करते हुए हम लोग टारगेट है कि हमारा सोमवार के दिन जल ढारने का, पहले सोमवार को हम लोग जल ढारेंगे। इधर रांची से सटे खूंटी जिले में स्थित बाबा अमरेश्वर धाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने किया। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने पूजा अर्चना की और बाबा का जलाभिषेक किया। खूंटी स्थित अमरेश्वर धाम में सावन के पवित्र माह को लेकर जिला प्रशासन ने भक्तों के लिए विशेष तैयारियां की है। आज सावन के पहले दिन श्रावणी मेला का उपायुक्त ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा गया है। बड़ा मेला और गैदरिंग भी जो है वो ज़्यादा लोगों की होगी, क्योंकि 2 साल के बाद लोगों को भी मौका मिल रहा है बाहर निकलने का। तो सुरक्षा के यहाँ पूरे इंतजाम किए गए हैं। अलग से यहाँ पे इको की एक कंपनी डिप्लॉय की गई है। एक क्यूआरटी हमेशा यहाँ पे तैनात रहेगी। एसडीपीओ की दोनों अलग से क्यूआरटी दी गई है, जो कि विशेष परिस्थिति में यहाँ पे कोई अगर समस्या होती है तो आएगी। बाकी सभी लोग वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। जो बल भी है वो ऐसा नहीं है कि लाठी या किसी डंडे का इस्तेमाल करना है। मंदिर का परिसर है, लोगों को ठीक से लाइन अप करना, लाइन लगाने में मदद करवाना, किसी कोई समस्या है तो उसका निराकरण करना। यहाँ महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग कतार से जलार्पण की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई और स्वच्छता का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये बहुत ही पावन महीना है, जहाँ पे हम लोग पूरे 1 महीने तक हम लोग सावन मेले का यहाँ पे जो भी मेला लगता है उसका हम लोग जो मेंटेनेंस है, लॉ ऑर्डर का, अन्य चीज़ों का उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मेला से लेकर के जहाँ सभी जगह सीसीटीवी कैमरा, पुलिस पिकेट का स्थापना से लेकर के सभी कुछ यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है। खोया पाया केंद्र और यात्रियों के लिए शेड, नया शेड बनाने की जो व्यवस्था है उसको कर ली गई है। मंदिर में जो यहाँ की मंदिर समिति है उन्होंने व्यवस्था काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। और यहाँ जहाँ तहाँ भी हम लोग यात्रियों के स्टे करने के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जिला परिषद का गेस्ट हाउस है, उसको भी हम लोग साफ सफाई करवा दी है, ताकि जो भी यात्रीगण वहाँ स्टे करना चाहे वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मेडिकल की भी सुविधाएं यहाँ पे 24 आवर्स में स्टैब्लिश कर दी गई है। यहाँ 40 दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। पूजन सामग्री एवं अन्य उपयोगी सामानों की उपलब्धता के लिए बाजार भी सज गए हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। सावन महीना शुरू होने के साथ ही रांची स्थित पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में विभिन्न शिव मंदिर और शहर की साफ सफाई का जिम्मा बेहद ही खास हो जाता है। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने बताया कि पहाड़ी मंदिर और अन्य मंदिरों के पास साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों को यातायात से जुड़ी परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है।
रांची में सबसे अगर एक प्राचीन जगह है और लोग बहुत मानते हैं, ऐसे हम लोग का शिवालय पहाड़ी मंदिर सबसे फेमस है। अगर कोई रांची आए और पहाड़ी मंदिर ना जाए तो अधूरा रह जाता है। तो सावन के महीना के लिए हम लोग ने पूरी तैयारी कर चुके हैं और अलग अलग जगह पर डस्टबिन रहेंगे, हमारी गाड़ियां रहेगी और लोगों का आने जाने के लिए जो पार्किंग का व्यवस्था है वो रांची नगर निगम व्यवस्था बनाती है। और शिवालय में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हर दिन कई गाड़ियां जो फल फ्रूट है उनका कचरा निकल जाता है, उसके लिए हम लोग ने रोटेशन तय कर दिया है। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर कल बारीडीह स्थित भारतीय जन मोर्चा कार्यालय में रामार्चा पूजा की। पूजा करते हैं और ये बेगूसराय से गौरी कांत जी आते हैं ये पूजा कराने के लिए और ये भव्य तरीके से पूजा करीब 5 घंटे का पूजा होता है और 5 घंटे के बाद हवन होगा। फिर कल हम लोग इस महाभोग का आयोजन किए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 जुलाई तक रांची स्थित राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का असर राज्य में पड़ने की संभावना है। इससे रांची सहित राज्य भर में 17 जुलाई से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया की निगाहें आज लॉर्ड्स को फतह करने पर लगी हैं। यहां मिली जीत से भारत इंग्लैंड की धरती पर अपनी चौथी सीरीज कब्जे में कर लेगा। हालांकि टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक मैदान पर पिछले 15 साल से जीत नहीं मिली है। इस अंतराल में भारत यहां इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच खेल चुका है, जिसमें उसे 2 में हार मिली है, जबकि 1 मैच टाई रहा है। जबकि भारत ने यहां इंग्लैंड के खिलाफ कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 3 में जीत मिली है, जबकि इतने ही मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। दक्षिण कोरिया में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत के पृथ्वीराज तोंडईमन, विवान कपूर और भुवनेश मेहंदीरत्ता की भारतीय पुरुष ट्रैप टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। स्वर्ण पदक के लिए हुए इस मैच में टीम इंडिया स्लोवाकिया से 2-6 से हार गई और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दक्षिण कोरिया में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष ट्रैप टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। साहिबगंज के बरहरवा टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ईडी लगातार जांच कर रही है। इस मामले को लेकर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की थी। इस मामले में संलिप्त लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है। बोकारो जिले के फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग में बेरमो थाना के समीप बोकारो ट्रैफिक के डीएसपी पूनम मिंज के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक के हेलमेट तथा 4 पहिया वाहन के सीट बेल्ट के अलावा कागजात, ड्राइवरी लाइसेंस सहित अन्य कागजातों की जांच की गई। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि भू राजस्व संग्रहण राजस्व के सभी पदाधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि सामूहिक प्रयास से रांची को अव्वल जिला बनाने के लिए कार्य करें। उपायुक्त भू राजस्व से संबंधित बैठक में बोल रहे थे। बोकारो जिले में बीएसएल में नियोजन सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने बीएसएल प्रशासनिक भवन के मेन गेट को जाम कर दिया। इसके पूर्व महात्मा गांधी चौक से जुलूस के रूप में विस्थापित नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन पहुंचे। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत योग्य आवेदकों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराने को लेकर जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में 256 आवेदकों को सस्ते दर पर सावधि ऋण मुहैया कराने के लिए स्वीकृति दी गई। पलामू के उपायुक्त आंजनेय युल्लू दोड्डे ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और नक्सल उन्मूलन पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। मौके पर निवर्तमान उपायुक्त शशि रंजन ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और नियमावली के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। श्रावणी मेले के दौरान देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन पड़ाव बाघमारा स्थित बस स्टैंड में बनाया गया है। मेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए बाघमारा में निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का इस्तेमाल बड़े वाहनों के पार्किंग के लिए किया जाएगा। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान देवघर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एनडीआरएफ टीम के साथ बैठक हुई। इस दौरान बाबा मंदिर और शिव गंगा सरोवर में किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए एनडीआरएफ की टीम को आवश्यक निर्देश दिया गया। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा बरहेट स्थित शिवगादी धाम का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा वहां टेंट पंडाल की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था और लाइटिंग व्यवस्था का जायजा लिया। दक्षिण कोरिया में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष ट्रैप टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। दक्षिण कोरिया में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत के पृथ्वीराज तोंडईमन, विवान कपूर और भोनिश मेहंदीरत्ता की भारतीय पुरुष ट्रैप टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। स्वर्ण पदक के लिए हुए इस मैच में टीम इंडिया स्लोवाकिया से 2-6 से हार गई और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में 10 दिवसीय एनसीसी वार्षिक कैंप चल रहा है। कल से शुरू हुई इस कैंप में 600 से अधिक कैडेट शामिल हो रहे हैं। जमशेदपुर में एनसीसी के कैडेटों का कैंप चल रहा है। एनसीसी 37 झारखंड बटालियन के कमांडिंग अफसर संजय सांडिलिया ने बताया कि इसमें 600 से अधिक कैडेट भाग ले रहे हैं। यहां ड्रिल, मार्च पास्ट, शूटिंग, मैप रीडिंग, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ कई कार्यक्रम होंगे। इस कैंप में भाग लेने वाले एनसीसी के सीनियर कैडेट अमन पांडे ने कहा कि यह राष्ट्र सेवा का एक बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेटों को जवानों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें इस बात की खुशी है कि आपदा के समय वो भी सहयोग करते हैं। चाहूँगा कि एनसीसी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जिस दिन से हमने एनसीसी ज्वाइन करी, पूरा प्रॉपर जो मिलिट्री ग्रूमिंग होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, देश सेवा की भावना होती है, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर पिरोई गई है। जिस दिन से हमने ये वर्दी पहना है, देश के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में एनसीसी की ट्रेनिंग और स्पेशली जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा 37 बटालियन है, स्पेशली हमारे कर्नल संजय शांडिल सर, हमें हमारे सारे ट्रेनिंग स्टाफ, पीआई स्टाफ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। एनसीसी की महिला कैडेटों में भी यहाँ खासा उत्साह दिख रहा है। महिला कैडेट्स ने बताया कि यहाँ अनुशासित जीवन जीने के तरीकों के साथ साथ किसी भी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और डिसिप्लिन सिखाता है और हमें ट्रेनिंग देता है हाउ टू वेयर, मतलब तो हम जब एक फ्रेंड के साथ रह रहे हैं वहाँ कैसे हम एक साथ सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं बाहर, अगर हमारे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, तो वही एनसीसी हमें सिखाता है।
इस शिविर में विभिन्न स्कूल कॉलेजों के एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। 10 दिनों के इस शिविर में एनसीसी कैडेटों को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज हम समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर को याद कर रहे हैं। गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड़ तालुक में हुआ था। वो पहली बार तिलक से डेक्कन कॉलेज में मिले, जहां वे उनके सहपाठी थे। तिलक अगरकर की जोड़ी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता के बीच देशभक्ति पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला स्थापित की। वो लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित प्रमुख मराठी समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे। गोपाल अगरकर का मानना था कि समाज सुधार की जरूरत अधिक तात्कालिक है, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया। अगरकर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। गोपाल गणेश अगरकर जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे और 17 जून 1895 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से भारत से स्वैच्छिक वापसी का आह्वान किया। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में बैठक हुई। हालांकि गांधी जी बैठक से अनुपस्थित थे, लेकिन उनके कई बिंदुओं को प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई और गांधी जी को आगामी जन आंदोलन का प्रभार लेने के लिए अधिकृत किया गया। इस संकल्प को आम तौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसे अगस्त में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था। 7 और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई और इसके साथ ही आगाज हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। आज हम शहीद गंगराम को भी याद कर रहे हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की, अपने साथी विद्रोहियों को वित्तीय सहायता दी और उन्हें ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के सैनिकों ने गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया और उन पर नौकरी छोड़ने, विद्रोह और अंग्रेजों से बगावत में सहायता करने का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1857 में बेड़ियों में कड़े श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और बम्बई से अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया था, जहां 14 जुलाई 1858 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में लेंगे भाग। – 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रांची पहुंचा मतपेटी और अन्य निर्वाचन सामग्री। सभी सामग्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज आवंटन से जुड़े मामले की आज चुनाव आयोग में सुनवाई।